पर जीवन के प्रमाण मिल गए हैं। शुक्र ग्रह पर एक चौंकाने वाली खोज, जिसे सोवियत संघ ने अब तक छिपाकर रखा था, उससे यही पता चलता है। हो सकता है कि हम दशकों से किसी महत्वपूर्ण चीज को नजरअंदाज कर रहे हों और ब्रह्मांड में सभी गलत जगहों पर जीवन की तलाश कर रहे हों। शुक्र आकाश में सबसे चमकीला ग्रह है और इसे सुबह और शाम दोनों समय नग्न आंखों से देखा जा सकता है। हालांकि यह बहुत चमकीला है और लगभग आकाश में एक तारे की तरह चमकता है, खगोलविदों ने इस पर लगभग कोई ध्यान नहीं दिया। शुक्र ग्रह को भुला दिया गया था, जबकि हर कोई मंगल ग्रह को उत्साह से देख रहा था, या कई देशों के दर्जनों जांच और रोवर अपने रास्ते पर हैं। इसका व्यास लगभग 12,104 किलोमीटर है, जो इसे हमारे ग्रह से थोड़ा छोटा बनाता है, और फिर भी दोनों ग्रह बहुत समान हैं। इस तथ्य ने शोधकर्ताओं को एक रोमांचक विचार भी दिया। शुक्र कभी पृथ्वी के और भी अधिक समान हो सकता था। यह धारणा प्रयोगशाला में इस तरह सच साबित हुई कि आप हैरान रह जाएंगे। कंप्यूटर सिमुलेशन से पता चला है कि लगभग 700 मिलियन वर्ष पहले शुक्र एक जलीय दुनिया थी, जिसमें वातावरण और संभवतः जीवन था। आज शुक्र का वातावरण बहुत घना है, जिसमें मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड है। यह अत्यधिक ग्रीन हाउस प्रभाव और सतह पर 466 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान से जुड़ा हुआ है। भयावह बात यह है कि शुक्र ग्रह में हमारी वर्तमान समस्याओं के समान परिवर्तन हो सकता है। ये सोचकर आपकी रीढ़ में ठंडी सिहरन दौड़ जाती है कि हमारी दुनिया शुक्र ग्रह की तरह एक नारकीय रूप से गर्म और बंजर भट्टी बनने की राह पर है। डैन के बादल बमुश्किल ग्रह की एक झलक देखने देते हैं। गणनाओं से पता चला है कि वेनुसियन बादल पूरे ग्रह पर संक्षारक सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश फैलाते हैं। यह कल्पना करना कठिन है कि वहां जीवन अस्तित्व में हो सकता है, लेकिन इसकी बहुत संभावना है, क्योंकि शोधकर्ताओं ने 2020 में इन जीवन रूपों के संभावित अवशेष भी पाए हैं। बायोमार्कर फॉस्फाइन की खोज शुक्र के वातावरण में की गई थी। फॉस्फाइन आमतौर पर पृथ्वी पर जैविक प्रक्रियाओं से जुड़ा होता है, और शुक्र पर कोई ज्ञात अजैविक स्रोत नहीं है जो ज्ञात मात्रा में फॉस्फाइन का उत्पादन कर सके। यदि शुक्र ग्रह पर बैक्टीरिया हैं, तो यह भी संभावना है कि यहां कभी जटिल जीवन मौजूद था। जीवन के विकास के लिए किन परिस्थितियों की आवश्यकता है? फॉस्फाइन सीधे तौर पर जीवन का निर्माण खंड नहीं है, बल्कि गैस जीवित जीवों अर्थात बैक्टीरिया द्वारा निर्मित होती है। पृथ्वी पर गैस लगभग विशेष रूप से कुछ प्रकार के रोगाणुओं के चयापचय के उपोत्पाद के रूप में पाई जाती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बैक्टीरिया जीवन का मूल रूप हैं। अरबों साल पहले पृथ्वी पर छोटे एकल कोशिका वाले जीवों के अलावा कुछ भी नहीं था। अभी तक कोई नहीं जानता कि वे कहां से आए या पृथ्वी पर कैसे आए। महासागरों के बनने से पहले या ग्रह पर पानी के प्रकट होने से पहले पृथ्वी भी वैसी ही दुर्गम जगह थी जैसी आज शुक्र है, गर्म, संक्षारक और जीवन के प्रति प्रतिकूल। लेकिन फिर ग्रह ठंडा हो गया, पानी दिखाई दिया और जीवन विकसित हुआ। आज तक यह एक गर्मागर्म बहस और अंततः अनसुलझा मुद्दा है कि आज हमारे महासागरों, नदियों और झीलों में भरने वाला सारा पानी अचानक कहां से आया। कुछ का मानना है कि यह धूमकेतुओं और क्षुद्र ग्रहों के माध्यम से पृथ्वी पर आया होगा। अन्य मॉडल गणनाओं से पता चला है कि पृथ्वी पर तत्वों में परिवर्तन प्रक्रियाओं के कारण पानी का निर्माण हुआ। कुछ शर्तों के तहत हाइड्रोजन से पानी बन सकता है, और यह ब्रह्मांड में व्यावहारिक रूप से हर जगह मौजूद है। हो सकता है कि इससे पानी परिवर्तित हो गया हो, लेकिन पहला सरल जीवन रूप कहां से आया, यह एक खुला प्रश्न बना हुआ है। फिर क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु सिद्धांत सबसे लोकप्रिय है। आखिरकार जीवन यूं ही नहीं बन जाता। क्या यह सच? तो यह है कि हम अभी भी नहीं जानते कि जीवन कैसे उत्पन्न होता है, कहां से आता है। यह सृष्टि के महान अनसुलझे रहस्यों में से एक है। जटिल जीवित जीव कार्बन संरचनाओं से बनते हैं, और कम से कम पृथ्वी पर चयापचय प्रक्रियाएं ऑक्सीजन और कुछ खनिजों और पोषक तत्वों पर आधारित होती हैं। यह सब शुक्र ग्रह पर भी मौजूद हो सकता है। शुक्र को एक ऐसी अवधि का अनुभव हो सकता था जिसमें वह पृथ्वी जैसी दुनिया थी, लेकिन फिर यह समय बीत गया, क्योंकि वह किसी बिंदु पर पृथ्वी पर उतरेगा। ग्रह पर जीवन के और भी अवशेष हो सकते हैं।
1970 और 80 के दशक में ली गई सोवियत अंतरिक्ष यात्रा की कुछ तस्वीरें बिल्कुल यही संकेत देती हैं। शुक्र ग्रह पर एलियंस की खोज हुई। कथित तौर पर सोवियत संघ ने वानारा मिशन की कई छवियों को गुप्त रखा और इनमें अलौकिक जीवन के निशान दिखाई दिए। कम से कम 90 के दशक से भेजे गए डॉ लियोनिड ने यही दावा किया है। टोमेलाइट एक प्रसिद्ध शोधकर्ता और रूसी विज्ञान अकादमी के अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान में फैटोमेट्री और थर्मल रेडियोमेट्री की प्रयोगशाला के प्रमुख थे। 2012 में उन्होंने एक विवादास्पद पेपर प्रकाशित किया जिसमें वानरा 13 द्वारा ली गई छवियों में जीवित जीवों से मिलती जुलती कई वस्तुएं पाई गईं। डॉ सैनफॉर्मेलाइट ने उन छवियों की पूरी श्रृंखला की जांच की जो कभी भी जनता के लिए जारी नहीं की गई थीं और जिज्ञासु पाठकों को 3 वस्तुएं प्रस्तुत कीं जिन पर सवाल उठे। पहली वस्तु एक अपेक्षाकृत बड़ी डिस्क है। इसका व्यास लगभग 2.9 सौर मीटर है, जिसका आकार नियमित है और इसकी तस्वीर शुक्र की सतह पर ली गई थी। दूसरी वस्तु काले कपड़े जैसी दिखती है, लेकिन यह किसी एलियन जीवन रूप जैसी भी हो सकती है। तीसरी वस्तु एक प्रेत है जो कीट या बिच्छू जैसा दिखता है। हम शुक्र के बारे में क्या जानते हैं? अब तक हम अपने पड़ोसी ग्रह के बारे में वह सब कुछ जानते हैं जो हम दूरबीनों और कई जांचों से किए गए अवलोकनों से जानते हैं। शुक्र का अध्ययन करना कठिन है क्योंकि जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, यह बादलों के घने आवरण में घिरा हुआ है। यदि आप पृथ्वी से सतह को देखना चाहते हैं तो आपके पास कोई भाग्य नहीं होगा। मंगल ग्रह के विपरीत शुक्र की सतह तब तक एक गुप्त रहस्य थी जब तक कि सोवियत संघ किसी अन्य ग्रह पर जांच करने और सतह की तस्वीरें वितरित करने वाला पहला देश नहीं बन गया। अमेरिकियों की भी नजर शुक्र पर थी और इसलिए वे ग्रह की दिशा में जांच भेजने वाले पहले व्यक्ति थे। 14 दिसंबर 1962 को मैरिनर II 35,000 किलोमीटर की दूरी पर शुक्र ग्रह से गुजरा और उच्च तापमान, घने बादल कवर और असामान्य रोटेशन के बारे में डेटा भेजा। तब से हम जानते हैं कि शुक्र अपनी धुरी पर बहुत धीमी गति से घूमता है और एक पूर्ण क्रांति को पूरा करने में लगभग 243 पृथ्वी दिन लेता है। यह शुक्र पर 1 वर्ष से अधिक लंबा है, जो केवल 225 पृथ्वी दिनों के आसपास रहता है। इसका मतलब यह है कि एक शुक्र दिवस 1 शुक्र वर्ष से अधिक लंबा है, जो वास्तव में अजीब है। 1961 में वानरा आई शुक्र पर उड़ान भरने वाला दूसरा यान था। सोवियत संघ का वीनस प्रीमियर ग्रह पर पहुंचा, लेकिन कोई संकेत नहीं भेजा। 1966 में वानरा YI को शुक्र पर भी उतरना था, लेकिन ग्रह की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विफलता के बावजूद जांच किसी विदेशी ग्रह तक पहुंचने वाला पहला मानव निर्मित अंतरिक्ष यान था। वानरा IV ने इसे अक्टूबर 1974 में शुक्र के वायुमंडल में पहुंचाया और जांच ने पृथ्वी पर उतरने तक संकेत भेजे। वानरा C1 के बाद से चीजें वास्तव में रोमांचक हो गईं। 15 दिसंबर 1970 में जांच शुक्र और किसी अन्य ग्रह की सतह पर क्षति पर उतरने वाली पहली जांच थी। कैप्सूल ने 23 मिनट तक तापमान और वायुमंडल के घनत्व का डेटा भेजा। 22 अक्टूबर 1975 को वह समय आ गया। मानव इतिहास में पहली बार हमने किसी दूसरे ग्रह की सतह देखी। वानरा नाइडेक्स कैमरों से सुसज्जित था और उसने शुक्र की पहली पैनोरमिक छवि प्रदान की। लाखों उत्साही लोग एक ग्रह की सतह, चट्टानों से बिखरी हुई और असीम विशाल परिदृश्य को देखकर अचंभित हो गए, लेकिन जीवन का कोई संकेत नहीं दिखा। यह सफलताओं की एक श्रृंखला की शुरुआत थी जो वानरा II और IV की रंगीन मनोरम छवियों में परिणत हुई। 1978 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने सोवियत संघ की सफलताओं का अनुकरण किया और पायनियर वीनस 2I पर हमारे पड़ोसी को 5 यान भेजे। पायनियर वीनस Y एक ऑर्बिटर था जो सतह का सटीक प्रोफाइल प्रदान करने वाला पहला था। 1985 में सोवियत वेगा डाई हेली धूमकेतु के रास्ते में शुक्र के पास रुका और वेगा I लैंडिंग कैप्सूल को नीचे गिरा दिया। हालांकि वेगा I वानरा मिशन की महान सफलता की बराबरी करने में असमर्थ था। नासा का मैगेलन रिसर्च प्रो अंतिम प्रमुख शुक्र मिशन था। ग्रह के बड़े हिस्से को रडार से स्कैन करने के लिए 5 साल की उड़ान के बाद यह 1935 में शुक्र ग्रह पर पहुंचा। जांच ने 15,000 से अधिक बार अपने लक्ष्य की परिक्रमा की और एक विस्तृत सतह मानचित्र तैयार किया,
वानरा ईआई और आईवी द्वारा दी गई संवेदनाएं। ये छवियां आज भी अंतरिक्ष यात्रा के इतिहास की सर्वश्रेष्ठ छवियों में से एक मानी जाती हैं। उन्हें वानरा यूआईआई और आईवी द्वारा ले जाया गया, दो लगभग समान अंतरिक्ष यान जिन्होंने 1980 के दशक में सोवियत संघ को ग्रहों की खोज के ओलंपस में पहुंचा दिया था। ये छवियां न केवल किसी अन्य ग्रह की सतह की पहली रंगीन छवियां थीं, बल्कि पहली उच्च रिजोल्यूशन वाली पैनोरमिक छवियां और शुक्र की अब तक की सबसे अच्छी छवियां भी थीं। लंबे समय तक वानारा मिशन की छवियों की श्रृंखला को सोवियत संघ द्वारा ताले में रखा गया था। केवल सबसे महत्वपूर्ण डेटा प्रकाशित किया गया था और सफलताएं निश्चित रूप से 1980 के दशक में मुख्य रूप से प्रचार उद्देश्यों के लिए साझा की गई थीं। एक प्रकार के अंतरिक्ष अग्रदूत के रूप में सोवियत संघ को संयुक्त राज्य अमेरिका के अपोलो मून मिशन द्वारा कुचल दिया गया और उसे अपनी अलग पहचान स्थापित करनी पड़ी। सनसनीखेज सफल शुक्र मिशन के साथ देश ने अपना राष्ट्रीय गौरव बहाल किया और पूरी दुनिया में दिखाया। वानरा थ्याई मिशन में एक प्रणोदन जांच और एक संलग्न वंश वाहन शामिल था। लैंडर एक पूरी तरह से सीलबंद दबाव पोत था जिसमें सबसे महत्वपूर्ण उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक्स थे। लगभग 760 किलोग्राम वजनी जांच में बिखरे हुए सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम की निगरानी और शुक्र के वायुमंडल के माध्यम से वंश चरण के दौरान विद्युत निर्वहन को रिकॉर्ड करने के लिए रासायनिक और समस्थानिक माप के लिए उपकरण शामिल थे। अन्य उपकरणों में सतह पर किसी भी झटके का पता लगाने के लिए एक एक्स-रे फ्लोरोसेंट स्पेक्ट्रोमीटर, एक बर्मा, एक सतह नमूना, एक गतिशील पैनोट्रोमीटर, एक ध्वनिक डिटेक्टर, एक भूकंपमापी शामिल थे। निश्चित रूप से मुख्य आकर्षण जांच के केंद्र में रखा गया उपरोक्त पैनोरमिक कैमरा सिस्टम एक परिष्कृत कच्चे माल के माध्यम से प्रकाश को कैप्चर करता है